सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप लोगों के लिए मैं एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। और ये हमारा एसएससी सीजीएल का डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा गाइज। तो प्लीज आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमेशा वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए एंड कोशिश कीजिए नोट बनाने का गाइज। जिन लोगों को भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है या फिर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन लोगों से बस इतना ही है कि प्लीज आप लोग मेहनत करिए, नोट बनाइए और चीजों को रिवाइज करिए। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए इसे एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सुनिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या है? पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो गाइज, आप लोगों को हौसला बना कर रखना है गाइज, और एक नए जोश और जुनून के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है। तो बताइए, महावीर स्वामी के जो प्रतीक चिन्ह थे वो कौन सा प्रतीक चिन्ह है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं गाइस, महावीर स्वामी जो थे वो हमारे 24वें तीर्थंकर थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आप सभी से पूछ सकते हैं कि महावीर स्वामी जो थे वो कैवें तीर्थंकर थे। तो याद रखिएगा, ये हमारे 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उसके बाद अगर बात करें कि अगर आपसे पूछे कि प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन से थे, तो वो आपको याद रखना है कि ऋषभ देव जो थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, और उनका प्रतीक चिन्ह जो था वो बैल था। ठीक है, तो जो प्रथम थे वो ऋषभ देव थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और उनका प्रतीक चिन्ह जो था वो बैल था। और जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे वो हमारे पार्श्वनाथ थे, और उनका जो चिन्ह है वो सर्प है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पी से पार्श्वनाथ लिख देती हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा गाइस। और उसके बाद अगर बात करें कि जो हमारे दूसरे तीर्थंकर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था, और दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीत नाथ सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अजीत नाथ सिंह जो थे वो हमारे दूसरे तीर्थंकर थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये जो है पहला, दूसरा और 23वां और 24वां, ये चार जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस चार को रखी हूँ। तो अजीत नाथ जो थे वो हमारे दूसरे तीर्थंकर थे, और जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल था। दूसरे जो बात करें अजीत नाथ सिंह का, जो कि हमारे दूसरेवें तीर्थंकर थे, और उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, आप नोट कर लीजिएगा, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। तो ये चारों जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना। और 23वें 24वें पहले और दूसरे तीर्थंकर कौन थे, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मानक समय रेखा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो गाइज, मैं इसका जो है वो ट्रिक लेकर आई हूँ, और आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगी कि इसका ट्रिक क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत का मानक समय रेखा जो है वो क्या है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 82.30। 82.5 डिग्री जो है ये हमारा पूर्वी देशांतर है। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूर्वी देशांतर है, ये आपको नोट करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दी कि जिस राज्य से होकर नहीं गुजरती है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात से होकर नहीं गुजरती। अब चलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक आप इसका सही क्रम बताइए, या उत्तर से दक्षिण तक बताएं, तो आपको ट्रिक के साथ कैसे याद रखना है। तो ये है हमारा नेक्स्ट पेज गाइज, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं आपको ट्रिक लिखी हूँ कि ऊपर में छरपा ओ आंधी। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि जो मानक समय रेखा वो किस राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले अगर ऊपर की बात करें गाइस, तो ऊपर से होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से होकर जो है वो हमारा मानक समय रेखा गुजरती है। तो सबसे पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि यूपी। और यहाँ पे अगर मैप में हम देखें तो यहाँ पे जो आपका यूपी है, जहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ, ये हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, ये है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ से होकर गुजरती है आपका मानक समय रेखा।
तो इसको मैं सर्कल कर दे रही हूँ गाइस। उसके बाद है आपका मैं से आपको याद रखना है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो आपका मैं हो गया, यानी कि ऊपर मैं, छड़पा छ से आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आपका मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है, और ओ से आपको याद रखना है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है वो यहाँ से आपका मानक समय रेखा गुजरती है, और जो आपका आंधी है यानी कि आंधी से जो है आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एपी लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नोट करना है। आप अगर फिगर में देखिए जो आपका मैप है, मैप में इसको आप नोटिस करिए। तो सबसे पहले है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जहां जहां मैं सर्कल कर रही हूँ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद है आपका आंध्र प्रदेश। अगर कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको जो है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी उत्तर से लेकर आपको दक्षिण तक का इसका क्रम बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको सिर्फ यही ट्रिक याद रखना है, ऊपर में छड़पा ओ आंधी, यानी कि अगर आपसे उत्तर से दक्षिण पूछता है तो आपको याद रखना है ऊपर, तो ऊपर हमेशा नॉर्थ रहेगा आपका, ये ध्यान रखना है। तो ऊपर में उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप आ जाएगा मैं से मध्य प्रदेश, छड़पा से छत्तीसगढ़, ओ से ओडिशा, और आंध्र से आंध्र प्रदेश। तो ये आपका ट्रिक हो गया। अगर आपसे नॉर्थ से पूछता है यानी कि उत्तर से पूछता है तो आप इस साइड से ऊपर से करेंगे, और अगर आपसे दक्षिण से पूछता है तो आप आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। इसको याद रखिएगा, और ये बहुत सिंपल ट्रिक है, और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो बताइए क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, या ऑप्शन डी लोहा। तो गाइस क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वैदिक काल में सदनीरा जो है वो किस नदी को कहा जाता था? और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जरूरी नहीं कि वैदिक काल में बहुत सारी नदियां थी, उसमें जो अलग अलग वैदिक काल में उसको अलग नाम से बुलाया जाता था। तो मैं इस चारों में बताऊंगी कि किसको किस नाम से बुलाया जाता था वैदिक काल में। तो सबसे पहले बताइए कि सदनीरा जो है वो किस नदी को कहा जाता था? तो ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी व्यास, या ऑप्शन डी चेनाब। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गंडक नदी को जो है वैदिक काल में उस नदी को सदनीरा कहा जाता था, और आधुनिक काल में उसे गंडक कहा जाता है। अब बात करते हैं गाइस कि व्यास, व्यास को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? व्यास नदी को तो विपाशा नदी से नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। तो इसको विपाशा याद रखिएगा और नोट करते चलिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदनीरा जो है वो गंडक को कहा जाता था, व्यास को जो है वो विपाशा कहा जाता था। अगर बात करें सरस्वती की गाइस, तो सरस्वती को कहा जाता था घग्गर नदी कहते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, घग्गर नदी। उसके बाद अगर बात करेगा चिनाब नदी के बारे में, तो चिनाब नदी को जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर पूछा गया गाइस कि चिनाब नदी का जो अस्कनी है, जो वो आधुनिक काल में उसका क्या नाम है? तो चिनाब नाम है। तो इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा जो अस्किनी है वो चिनाब नदी को कहते थे वैदिक काल में, अस्किनी नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको नोट करते चलिएगा। मैं सारी चीजों को क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको किसी चीज की दिक्कत ना हो और चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर आउट रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी पायरिया, या ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो गाइस प्रोटोजोआ जो जनित रोग नहीं है वो हमारा डिप्थीरिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोटोजोआ जो जनित रोग जितने भी है वहां, ये आपको मैं नोट करा रही हूँ, नोट कर लीजिए। सबसे पहला है जो कि मलेरिया है, ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग यहाँ पे मैं बता रही हूँ, तो इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले है आपका मलेरिया, उसके बाद है आपका दूसरा पेचिस, ये भी आपका जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। उसके बाद आपका पायरिया यानी कि तीसरा जो है आपका पायरिया है, ये भी आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगर बात करें चौथा का, तो चौथा है हमारा कालाजर। कालाजर आप लोग सुने होंगे, ये भी हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कालाजार जो है ये हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग है, और ये हमारा जो हो गया चौथा हो गया।
तो टोटल 5 आप इससे याद रखिएगा, जो कि हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, निद्रा। निद्रा जो है वो हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो निद्रा रोग भी हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो यहाँ पे टोटल 5 है, मैं लिखा दी हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्लियर कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पर्वतीय चोटी राकापोसी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कैलाश श्रेणी में, ऑप्शन बी काराकोरम श्रेणी में, या ऑप्शन सी लद्दाख श्रेणी में, या ऑप्शन डी जास्कर श्रेणी में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पर्वत चोटी जो राकापोसी है वो हमारा लद्दाख श्रेणी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक जो है वो कहाँ हुई थी, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई। तो ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी कलकत्ता। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका जो लखनऊ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये भी आपको याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता जो की थी वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, ये इनकी अध्यक्षता की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी ओडेंटोलॉजी, या ऑप्शन डी टोपोलॉजी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑन्कोलॉजी जो है वो हमारे कैंसर के अध्ययन को कहलाता है। अगर ओडेंटोलॉजी की बात करें तो ये हमारे जो है ये दांत के अध्ययन को जो है वो हम ओडेंटोलॉजी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक होता है ऑर्निथोलॉजी, तो वो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। ओन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को, ओडेंटोलॉजी दांत के अध्ययन को, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए, ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी गृह त्याग, या ऑप्शन डी निर्वाण। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गृह त्याग जो है वह महाभिनिष्क्रमण से संबंधित घटना है, जो कि गृह त्याग है। उसके बाद अगर बात करें महापरिनिर्वाण की, तो गैस वो मृत्यु से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। महाभिनिष्क्रमण जो है वो गृह त्याग से, और महापरिनिर्वाण जो है वो हमारा मृत्यु से। और धर्म चक्र परिवर्तन जो है, जो यहाँ पे उन्होंने जो उपदेश दिया उनको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या चीज मिलाते हैं, तो ऑप्शन ए क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन बी जिंक और टीन, ऑप्शन सी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी निकेल और टीन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्रोमियम और जो निकेल है वो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है। क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है लोहे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहे हैं वायुमंडल का कौन सा परत रेडियो वेव को परिवर्तित करता है, ठीक है। तो वायुमंडल में टोटल 5 परत होती है, आप सभी को पता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी परत है जिसमें रेडियो वेव को परावर्तित करती है। तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी आयन मंडल में, ऑप्शन सी समताप मंडल में, या ऑप्शन डी ओजोन मंडल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आयन मंडल में। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी, और पृथ्वी की सबसे पहली परत जो होती है वो हमारी क्षोभ मंडल होती है। और क्षोभ मंडल में जो है जितनी भी मौसम से संबंधित घटना होगी वो हमारी क्षोभ मंडल में होगी। तो ये पृथ्वी की पहली परत जो है ये हमारा क्षोभ मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें दूसरी समताप मंडल, तो इसमें है ना समान ताप होता है,
और ये समान ताप होता है, और इसमें जो वायुयान वगैरह उड़ते हैं ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, और पांचवा है ब्रह्मंडल, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी कलर ब्लाइंडनेस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया में क्या होता है, जो रक्त का है वो थक्का नहीं बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हीमोफीलिया में क्या होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि रक्त का थक्का है जो कि नहीं बनता है। ठीक है, और ये जो है अनुवांशिक रोग जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। ठीक है, यानी कि आज आपकी इसको हुआ तो कल होगी। पीढ़ी दर मतलब जैसे बाप माँ, उसके बाद बेटा बेटी, ऐसे होता है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है। तो ये जो रोग होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, और इसे जो है शाही रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। शाही रोग किसे कहते हैं, तो हीमोफीलिया को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और शाही रोग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड की महारानी को हुआ था सबसे पहले ये रोग, इसीलिए इसे है ना शाही रोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो गाइस बिरसा मुंडा जो हवाई अड्डा है वो हमारा झारखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि झारखंड के कहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो झारखंड के रांची में है ये हमारा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है वो स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। यानी कि कौन सी फसल ऐसी है जिसमें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी सोरगम, या ऑप्शन डी आलू। तो फिगर देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मटर जो फसल है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य कला शैली जो है वो जवारा नृत्य है। तो जवारा नृत्य किस राज्य की, तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की जो लोक कला शैली है, ये हमारा जवारा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश की है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन वाला। तो बताइए किस संविधान संशोधन प्रेरित है। तो ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से, या ऑप्शन डी आयरलैंड से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है हमारा संविधान संशोधन का प्रावधान। और अगर पूछे कि ये संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 में जो है वो संविधान संशोधन उल्लेखित है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसका प्रावधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, या ऑप्शन सी तांबा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का उपयोग होता है वो है यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी नर्मदा तथा तापी नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, यानी कि एक तरफ नर्मदा है और दूसरी तरफ तापी है, और बीच में जो है वो पहाड़ स्थित है। तो वो कौन सा पहाड़ स्थित है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए विंध्यन पर्वत, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी सतपुड़ा पहाड़ियां, या ऑप्शन डी राजमहल की पहाड़ियां। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सतपुड़ा पहाड़ियां जो है वो नर्मदा तथा तापी नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पहाड़िया। और ये हमारा जो स्थित है गैस ये एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो हमारा सतपुड़ा पहाड़िया ये स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है इसकी सतपुड़ा पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूछे कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, मतलब ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो ये भी आपको याद रखना है 1350 है, और ये नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पहाड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी लीवर, या ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किडनी में जो है वो नेफ्रॉन जो पाया जाता है, क्योंकि जो किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है वो हमारा नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो इसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। ये आपको नोट करना है गाइज, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसकी क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ कि इसकी क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो इसीलिए शरीर का किस अंग में पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, या ऑप्शन डी विटामिन सी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी जो है वो घाव भरने के सहायक में बहुत ज्यादा सहायक होता है विटामिन सी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस काल में सांची स्तूप का आकार दोगुना किया गया था? यानी पहले जो आकार था उसको दोगुना किया गया, वो किस काल में? तो ऑप्शन ए मुगल काल में, ऑप्शन बी शुंग काल में, ऑप्शन सी सातवाहन काल में, या ऑप्शन डी गुप्त काल में। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि गुप्त काल इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर गुप्त काल नहीं है। तो प्लीज इसे कमेंट में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शुंग काल में जो है वो सांची के स्तूप का आकार दोगुना किया गया था, और इसका अगर काल पूछे तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखिएगा 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। शुंग वंश का कार्यकाल था वो 185 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक जो है इसका कार्यकाल था। ये भी आपको नोट कर लेना है गाइस, ये बहुत जरूरी चीज है, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लोक चित्रों की शैली मधुबनी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी राजस्थान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार जो है वो लोक चित्रों की शैली में मधुबनी भारत का जो बिहार राज्य है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, या ऑप्शन डी 12। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 12 सदस्यों को जो है वो नामित करती है, यानी टोटल 12 सदस्यों को नामित करते हैं। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस क्षेत्र से करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कला के क्षेत्र से करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आपको यहाँ पे आप करते हैं समाज सेवा, तो दूसरा हो गया समाज सेवा, समाज सेवा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तीसरा, तो तीसरा जो है वो आपको याद रखना है साहित्य के क्षेत्र से करते हैं। तो तीसरा आपका साहित्य हो गया, नोट करते चलिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र से करते हैं। और चौथा आपको ये ध्यान रखना है विज्ञान के क्षेत्र से। तो चौथा हो गया आपका विज्ञान के क्षेत्र से, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और लोकसभा में जो है मनोनीत करते हैं 2 सदस्यों को गाइस। तो जब लोकसभा के बारे में पूछे तो वहां 2 सदस्यों को नामित करते हैं, और राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को नामित करते हैं। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा मिला करके कितने सदस्यों को नामित करते हैं, तो 12 ये और 2 वो, तो 14 सदस्यों को नामित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इनमें से किसका मिलान सही नहीं है? तो आप मिलान देखिए इसमें किसका सही नहीं है। तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम,
तमिलनाडु, ये तो सही है। भरतनाट्यम का जो ये है वो तमिलनाडु राज्य से है। कुचिपुड़ी केरल, या फिर कथकली केरल, या फिर सत्रिया जो है वो असम। तो आपको पता होगा कि असम सत्रिया जो नृत्य है वो असम राज्य का, तो ये भी करेक्ट होगा। उसके बाद अगर बात करें कथकली का, तो कथकली भी केरल में, तो ये भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर बात करें कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी केरल में नहीं है हमारा। कुचिपुड़ी जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक? ऑप्शन ए समुद्र का पानी, ऑप्शन बी गर्म पानी, ऑप्शन सी ठंडा पानी, या ऑप्शन डी आश्वित पानी। तो गाइस ऊष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समुद्र का पानी। और समुद्र का पानी इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो घुले हुए विघटित आयन होते हैं, इसलिए समुद्र का पानी जो है वो ऊष्मा का बेहतर सुचालक होता है या फिर चालक होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी आरबीसी, या ऑप्शन डी वसा। तो गाइस रोगों का प्रतिरोध जो करता है वो हमारा डब्ल्यूबीसी करता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस फिगर को मैं आपको आगे समझाती हूँ। चलिए इस फिगर को समझते हैं। सो गाइज ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो नली देख रहे हैं, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये ब्लड वेसल्स है हमारा। उसके बाद अगर बात करें, ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये है हमारा व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि ये जो है हमारा ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा ये येलो कलर का दिख रहा है, ये हमारा प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा प्लाज्मा है। उसके बाद अगर बात करें गाइस, ये जो आपको नीला कलर का यहाँ पे ये दोनों दिख रहा है, ये हमारा जो है वो रेड ब्लड सेल्स है, तो आरबीसी है ये हमारा, ये आरबीसी है। उसके बाद अगर बात करें प्लेटलेट की गाइस, तो ये हमारा प्लेटलेट है। ये जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारा प्लेटलेट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा प्लेटलेट है। और ये जो येलो कलर का है, ये हमारा प्लाज्मा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो मैं पी लिखी हूँ यहाँ पे, ये आपका प्लाज्मा है। तो आपको होपफुली ये फिगर में समझ आ गया होगा कि आपका प्लाज्मा कौन है, डब्ल्यूबीसी कौन है, और ब्लड वेसल्स कौन है, आरबीसी कौन है, और प्लेटलेट कौन है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी इब्ने बतूता, या ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो को भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी याचिका समिति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो है राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। इसमें टोटल जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो टोटल 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। अगर लोक लेखा समिति की बात करें, तो इसमें जो है वो 15 लोकसभा से होते हैं और 15 राज्यसभा से होते हैं। इसमें जो है राज्यसभा से होते हैं 15 सदस्य होते हैं, लेकिन प्राक्कलन में नहीं होते हैं। टोटल 30 सदस्य जो है वो आपके लोकसभा के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 44 में जो है वो समान सिविल संहिता है। और आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। और अगर पूछे कि कितने भाग में, तो भाग 4 में जो है वो हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें आपको 44 में जो है समान सिविल संहिता जो है वो
है अनुच्छेद 44 में। ग्राम पंचायत का गठन जो अनुच्छेद 40 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आखिरी प्रश्न है गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। होपफुली आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा गाइस, तो प्लीज नोट जरूर बना लीजिएगा आप लोग। चलिए आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के जैसी होती है। यानी कि जब ज्वालामुखी जो विस्फोट करता है तो इसका आकार इस तरीके से कुछ हो जाता है, तो ये गोभी के फूल के आकार के सामान्य होता है। तो इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन ए पिलियन तुल्य, ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली तुल्य, ऑप्शन सी हवाई तुल्य या ऑप्शन डी वेल्केनियन तुल्य। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेल्केनियन तुल्य जो है ये हमारा जो है गोभी के फूल के जैसे की आकार की होती है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अब से हमारा जो एसएससी सीजीएल का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी गाइस, और ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और धन्यवाद जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा, उन लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया। और प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।